हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी मेंटोर शालिनी, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। तो बेटा, आज हम लोग क्लास 9 का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, साइंस का, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो अपने सीनियर से सारी खुफिया खबर तो आप लोग ले आए होगे, है ना। क्या खबर ले आए होगे कि भाई क्लास 9 बहुत टफ है। 9th का जो मैथ्स और साइंस है ना, वो तो पसीने छुड़ा देने वाला है। बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम सारी की सारी क्या है बेटा, कि अब तक जैसे 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ाई की है और एग्जाम दिए हैं, 9th 10th 11th 12th की स्ट्रैटेजी टोटली डिफरेंट है। ठीक है, हम यहाँ पर 9, 10, 11, 12 सबकी क्लासेस कंडक्ट करते हैं और हमको पता है कि क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का और किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम ये होती है बच्चों के साथ कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि वो पुराना जो 8th क्लास तक का जो सिस्टम होता है ना, उसी को फॉलो करते रहते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, आपके पास 9th क्लास से जो भी आप पढ़ोगे, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, है ना। ये चेक किया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, आपके जो क्वेश्चन पेपर सेट होगा ये चेक किया जाएगा कि भाई कॉन्सेप्ट को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा चैनल देखोगे तो हम लोगों ने लास्ट ईयर काफी सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, और साइंस का क्वेश्चन पेपर आप लोग देखोगे तो टच वुड, जब हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे एग्जाम से पहले, तो बच्चों ने बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए थे और ये बोला था कि मैम जो क्वेश्चन पेपर आपने डिस्कस किया था, इसमें से हमारा 80% पेपर आया, 90% पेपर आया। तो प्लीज ट्रस्ट मी कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, हम वीडियो को छोटा या बड़ा करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपको यहाँ पढ़ाने के लिए बैठे हैं। तो जो भी जरूरी चीजें होंगी वो सब आपको बताई जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से पूछा जाएगा। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि किस तरह से पढ़ना है और कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और बढ़ा सको, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। ठीक है, और जो आपके सीनियर्स ने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की थी वो आपको ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9, 10, 11, 12 में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। किसका एक्सपीरियंस? जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके मेंटोर हैं, उनका एक्सपीरियंस आपको जो है वो कहीं ना कहीं अपनी एक जर्नी में, आपकी जो जर्नी है उसको सिंपल बना देगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं बेटा, और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, बहुत सारे अलग अलग स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे हाथों के नीचे से जाते हैं, बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट हमेशा से था, जो भी इंपॉर्टेंट था वो इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डीपीएस के बच्चे हैं, DWPS के बच्चे हैं, पैसिफिक के बच्चे हैं, सर्वोत्तम के बच्चे हैं, रायन के बच्चे हैं, ठीक है, सेंट जॉन के बच्चे हैं, सेंट जेवियर के बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे हैं, पारस पब्लिक स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स के, DPS वगैरह के सबके बच्चे हैं। तो सबके क्वेश्चन पेपर हमने देखा हुआ है, हमें पता है किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबका क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, लेकिन बस बात होती है कि क्वेश्चन को घुमाकर अलग तरीके से दे देते हैं। तो अपने टीचर पे, अपने मेंटोर पे, यानी कि मुझ पे ट्रस्ट करना और वीडियो को छोटा या बड़ा मत देखना। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ाया जाएगा, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग डिस्कस। लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस वहां पर हम उन चीजों पे नहीं जाएंगे, लेकिन सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उस पर वर्क किया जाएगा। ठीक है, और साइंस के साथ आपकी दोस्ती करवाई जाएगी। सबसे बड़ी बात, दोस्ती हो जाएगी ना, तो आपको साइंस अच्छा लगने लगेगा तो आप पढ़ना शुरू करोगे और अच्छे से आपको मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पीपीटी बनाई है ना, वो कॉमिक बुक स्टाइल में बनाई है, क्योंकि कॉमिक बुक बच्चे बहुत खुश होकर पढ़ते हैं। तो उससे क्या है ना, जब आप उसको पीपीटी को पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो डेली लाइफ है उनसे चीजों को रिलेट कर पाओगे। जब चीजों को रिलेट कर पाओगे तो साइंस बहुत अच्छे से समझ आएगी, टफ नहीं रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नोट जरूर बनाते रहना। ठीक है, तो बेटा देखो, सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले ना इस चैप्टर में, वो कौन कौन से टॉपिक हैं ये हमें जानना जरूरी है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, फिर उसके बाद प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, बीसीई, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट, बीईसी। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो
तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि भाई मैटर इन आवर सराउंडिंग की बात हो रही है। तो हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आप भी बैठे बैठे आप अपनी नजर घुमाओ अपने कमरे में या अपने क्लासरूम में या जहां भी आप बैठे हो, तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखेंगी। भाई आपको अगर घर में बैठे हो तो आपको दीवार दिखेगी, आपको बेड दिखेगा, आपको आपका पेन दिखेगा, टेबल दिखेगा, बेडशीट दिखेगी, है ना, प्लांट्स नजर आएंगे। और अगर आप विंडो से बाहर झांक के देखोगे तो आपको बर्ड्स नजर आएंगे, बेंच नजर आएगा, ग्रास नजर आएगी, सैंड नजर आएगा, बहुत सारी चीजें, है ना। तो मैटर के अंदर हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें आ जाती। अब डेफिनेशन क्या बनती है इससे फिर मैटर की? डेफिनेशन बनती है बेटा कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास और वॉल्यूम हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें मास और वॉल्यूम हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या है? मैटर है। जो कुछ जगह घेरे, जिसका कुछ वजन हो, है ना, जिसका कुछ वॉल्यूम हो, ठीक है, वो क्या है? मैटर है। तो लिविंग और नॉन लिविंग, वो ये सारी की सारी चीजें मैटर के अंदर आ जाती है। अब मैटर में क्या नहीं आता? मैटर के अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, ये सब मैटर में नहीं आते, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई थोड़ी करते हैं, जगह थोड़ी घेर रहे हैं, इसका कोई वजन थोड़ी है ना, ना ही तो इसका कुछ वॉल्यूम है। तो फीलिंग्स के अंदर जैसे लव हो गया, है ना, रिस्पेक्ट हो गई, ठीक है, हेट्रेड हो गया, किसी से लड़ाई वड़ाई हो जाती है, तो वो मैटर थोड़ी है। मैटर हो जाता है आपस में, एक दूसरे के साथ हो जाता है ना, आप लोगों को भी तो मैटर होता है, अरे क्या मैटर हुआ, उसकी लड़ाई उससे क्यों हो गई, क्या? तो एक्चुअल में वो मैटर नहीं है। जो केमिस्ट्री में हम लोग मैटर पढ़ रहे हैं वो मैटर कुछ और है। हम जो केमिस्ट्री में मैटर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो, जिसका कुछ वॉल्यूम हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है, ठीक है। तो फीलिंग्स हो गई, ठीक है, इमोशंस हो गए, थॉट्स हो गए, दे ऑल आर नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है। रिलेशनशिप्स हो गई, ये मैटर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स की बात करें, पुराने समय की बात करें, तो पुराने समय में जो मैटर है उसको बांटा गया था, क्लासिफाई किया गया था 5 तत्वों में, पंच तत्वों में, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, कि भाई मैटर इन चीजों से मिलके बना है। किससे? पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, यानी कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। और जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने की भी कुछ सिमिलर क्लासिफिकेशन थी। लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बात ना बोल के उन्होंने अपनी थ्योरी एक जो है वो बनाई। उन्होंने क्या बोला कि भाई मैटर जो है उसको हम क्लासिफाई करेंगे उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कि भाई फिजिकल कंपोजिशन क्या है और केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो फिजिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब क्लासिफाई किया, तो जो 6 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, इसमें क्लासिफाई किया। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया, तो उन्होंने बोला कि भाई एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर होते हैं हमारे पास मैटर में। तो अभी जो आपका ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज वाला अगला चैप्टर है, तो अभी फिलहाल इसको हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर हमारे पास हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की, ठीक। तो हमने देखा कि मैटर क्या है, कि भाई ऐसी कोई भी चीज जिसका मास हो, वॉल्यूम हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे। फिर हमने फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा कि एंशिएंट फिलोसफर्स ने किस तरह से मैटर को क्लासिफाई किया था, है ना। मॉडर्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया था। अब हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। तो मैटर का जो फिजिकल नेचर होता है, देखो जो पुराने फिलोसफर थे, ठीक है, जो पुराने लोग थे, वो लोग क्या सोचते थे? मैटर कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस मतलब कि जैसे मान लो ये रिमोट है, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यूस है ना, लेकिन अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके होंगे, छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ये रिमोट, ठीक है। तो पुराने लोग सोचते थे कि मैटर जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन आगे चल के पता चला कि नहीं, जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका नेचर क्या है, फिजिकल नेचर क्या है? तो जो फिजिकल नेचर है, जो पहला फिजिकल नेचर है, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये चिंटू लाल है और ये घर में बैठा था, इसने सोचा चलो साइंटिस्ट बना जाए, कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, या गर्मी बहुत हो रही थी, इसने सोचा नींबू पानी बनाते हैं। तो इसने क्या किया कि 100 ml वाटर लिया, ठीक है, एक ग्लास में, कांच के ग्लास में, और उसमें नमक मिलाया। जब उसने इसमें नमक मिलाया तो उसने देखा कि जो पानी का वॉल्यूम था वो तो सेम था, जितना भाई 100 ml पानी था तो 100 ml पानी ही था, लेकिन जो नमक था वो गायब हो गया। अब नमक चला कहाँ गया? वो नमक इस पानी में घुल गया, डिसॉल्व हो गया।
तो चिंटू लाल का दिमाग घूमा, अरे बाप रे कुछ तो हुआ ये, इसका मतलब कि पानी के अंदर ये जो नमक घुल गया तो क्या उसके अंदर जगह थी, उसमें स्पेस था। अरे बाप रे ये क्या बात पता चल गई, यानी कि मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं, सबसे पहली बात तो मेटल पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी कि जो वाटर है ये किससे मिलकर बना है, ये बना है बेटा हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। पहली बात तो ये पता ही थी कि पानी किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल से। अब क्या पता चला और कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स थे इसमें भी कहीं ना कहीं स्पेस था, तभी तो नमक वहां जाकर घुल गया, है ना। कि भाई ये जो पानी का ग्लास है, यहां मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, तो इसके बीच में यहां जहां जहां सॉल्ट को स्पेस मिला, सॉल्ट वहां वहां जाकर मिक्स हो गया। तो पहला नेचर जो फिजिकल नेचर पता चला वो क्या पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। पहला ये पता चला, बात समझ आई, पहला ये पता चला फिजिकल नेचर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फिजिकल नेचर क्या पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक एक्सपेरिमेंट कर डाला। तो चिंटू लाल बड़ा खुश हुआ, वो स्कूल गया और उसका एक दोस्त था, उसने उसको जाकर ये बात बताई। उसने बोला अच्छा चल लैब में चलते हैं, इसको हम लोग लैब में करके देखते हैं। तो वो दोनों के दोनों लैब में गए। तो ये अब सेकंड एक्टिविटी आपके जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो ये है। तो ये लैब में गए, लैब में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीकर लिए, 1 2 3 4 5 बीकर लिए और 5 में इन्होंने नॉर्मल वाटर लिया, ठीक है, प्लेन वाटर लिया। तो अब इसके अंदर जो फर्स्ट बीकर था उसके अंदर 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाले। पोटेशियम परमैंगनेट बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि एक ऐसा सॉलिड जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, जैसे चीनी हो गई, है ना, फिटकरी देखी होगी आपने, मिश्री देखी होगी, है ना। तो इस तरह से उसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट भी होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। बट अभी आपको KMnO4 पे ना फोकस करके सिर्फ इतना सोना है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स इन्होंने लिए और जैसे ही उसको पानी में मिलाया, 2-3 क्रिस्टल लिए, पानी में मिलाया तो उसका कलर क्या हो गया, 100 ml वाटर का कितना हो गया, कैसा कलर हो गया, पिंक कलर हो गया। तो ये खुश हो गया, अरे मतलब ये घुल गया पूरी तरह से। अब इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा, नीचे कुछ बचा हुआ तो नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पूरी तरह से घुल चुका है ना, पूरी तरह से घुल चुका है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब इनका दिमाग और चला, इन्होंने इसमें से 10 ml निकाला और जो अगला बीकर था प्लेन वाटर का उसमें उसको मिला दिया। ठीक है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन था इसको इसमें मिला दिया दूसरे बीकर में। तो उन्होंने देखा कि भाई इसका भी कलर चेंज हो गया, यानी कि जो इसके अंदर क्रिस्टल जो लग रहा था पूरी तरह से टूट के घुल चुके हैं वो फर्दर इसमें भी डिसॉल्व हुए और टूटे वो। वेरी गुड, कलर थोड़ा लाइट था लेकिन फर्दर डिसॉल्व हुए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, अब इसमें से भी 10 ml निकाला टेस्ट ट्यूब में और अगले वाले में जो बीकर था जिसमें प्लेन वाटर था उसके अंदर मिलाया, तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया। लेकिन अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे वो तो और फर्दर ब्रेक डाउन हुए और टूटे। भाई ये क्या हो रहा है, टूटते जा रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है अब तो ये तो पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुके थे, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके थे, बट ऐसा नहीं हो रहा, वो तो और घुलते जा रहे हैं और मिक्स होते जा रहे हैं। फिर इसने क्या किया, इन लोगों ने फिर इसमें से भी 10 ml निकाला और अगले बीकर में डाला, वहां भी घुल गए जाकर। तब इनका दिमाग घूमा कि हर बार ये तो घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है और टूटता जा रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल, है ना, और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पानी के अंदर जाकर, पूरी तरह से घुल रहा है, ऐसा नहीं किसी एक जगह नहीं, सब जगह घुल गया जाकर। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, कि भाई इनको ऐसा लगा ये अब ब्रेक डाउन हो गया, अब नहीं टूट सकता, लेकिन ये फर्दर और पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स और फर्दर ब्रेक डाउन हुए और पूरी तरह से इसमें सॉल्यूशन में जाके डिसॉल्व हो गए। फिर यहां से भी निकाला, इनको लगा यहां ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन यहां से भी और टूटे, इधर मिल गए, और टूटे, इधर मिल गए। तो यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, ठीक है, बहुत छोटे हैं। और क्या हो रहा है कि वो पूरे सब्सटेंस में, थ्रू आउट सब्सटेंस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बराबर, कहीं से कलर कम ज्यादा तो नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन निकला कि जो मैटर के पार्टिकल, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है और उसके बीच में स्पेस है। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं एंड दे डिस्ट्रीब्यूट इवनली, ठीक है, इन अ सब्सटेंस, कि इस सब्सटेंस के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यहाँ 2 एक्टिविटीज की और ये पता चला कि भाई मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं
उसके अंदर स्पेस है, ठीक है, तभी तो दूसरा पार्टिकल जाकर उसके अंदर मिक्स हो रहा है। जैसे नमक भी मिल गया, चीनी भी मिल गई, है ना, हवा होती है, हवा के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो वो गैसेस कैसे पाई जा रही है कि भाई जगह मिल रही है इनको, तभी तो ये जाकर उसमें मिक्स हो गई। नाइट्रोजन गैस भी एयर के अंदर पाई जा रही है, ऑक्सीजन भी पाई जा रही है ना, क्योंकि वहां पर स्पेस है, इसीलिए वो वहां पर जा पा रही है। ठीक है, तो हमने दो प्रॉपर्टीज देख ली मैटर का जो फिजिकल नेचर है उसकी, ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स के फिजिकल नेचर की। अब आपके पास जो थर्ड एक्टिविटी है वो क्या है कि भाई मान लो इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती है, ठीक है, अगरबत्ती की स्टिक है, तो उसको कहीं दूर रखा और उसको स्मेल करने की कोशिश करो, ठीक है, और तब तक उसके पास जाते जाओ जब तक आपको उसकी स्मेल ना आ जाए। तो आप पास गए तो आपको उसकी स्मेल है ना, नाक पे लगा के देखते हो कैसी खुशबू है। लेकिन उसी अगरबत्ती को अगर आप जला दोगे तो जलाने से बहुत दूर दूर तक खुशबू जाएगी, पूरे घर के अंदर खुशबू फैल जाती है ना, होता है ना। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ बेटा कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के अंदर वो कंटिन्यूसली मूव होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं गैस के अंदर, बहुत तेजी से मूव करते हैं। डिफ्यूजन जो होता है वो फास्ट हो जाता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है कि भाई दो पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, बिना घोले बिना स्टायर किए वो इंटरमिक्स हो रहे हैं। अब जैसे आप कहीं आपने परफ्यूम लगाया है ना, या कोई परफ्यूम लगा के आ रहा होता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक आती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, आप जाके हवा में मिक्स नहीं कर रहे उसके पार्टिकल को, वो खुद से मिल रहे हैं, खुद से घुल रहे हैं। ठीक है, तो दो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है, बिना स्टायर किए, तो वो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो अब जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली और डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, एयर के साथ, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जब हीट किया हमने इंसेंस स्टिक को, जब जलाया बेटा, तो जलाने के बाद जो पार्टिकल्स की मूवमेंट थी वो तेज हो गई, क्योंकि जब पहले अगरबत्ती रखी हुई थी तब तो उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे ना, उसकी खुशबू नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे जलाया तो हीट करने से पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ गई। पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ने से क्या हुआ, वो दूर दूर तक गए, ठीक है, दूर दूर तक गए। कैसे गए कि डिफ्यूजन फास्टर हो गया। तो हमने जब हीट प्रोवाइड की तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ी, और पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ी तो डिफ्यूजन रेट जो है वो फास्टर हो गया, तेजी से वो फैलने लगे, मिक्स होने लगे। बात समझ आई, ठीक है। तो हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि हमने एक बीकर लिया, ठीक है, या दो बीकर लिए, हमने दो बीकर लिए। एक बीकर के अंदर हमने क्या भरा, एक बीकर के अंदर हमने इंक की ड्रॉप्स डाले और दूसरे बीकर के अंदर हमने हनी डाला। एक बीकर में हनी डाला और दूसरे में इंक की ड्रॉप्स डाले। तो हमने उसको दोनों बीकर को ऐसे रखा हुआ है, तो एक में 1 चम्मच हनी डाल दो और एक में इंक डाल दो। पहले क्या घुलेगा बताओ जल्दी से, पहले इंक घुलेगी, है ना। क्यों घुलेगी, क्योंकि इंक जो है उसकी जो मास डेंसिटी वो लाइटर है, मतलब हल्की है इंक, सिंपल सी बात, इंक हल्की है और जो हनी है वो भारी है ना, उससे ज्यादा भारी है इंक से। तो जिसका मास कम है, जो लाइटर सब्सटेंस है, जो हल्का सब्सटेंस है वो जल्दी घुलेगा, और जो हैवी सब्सटेंस है उसको टाइम लगेगा घुलने में। तो कंक्लूजन क्या निकला कि लाइटर पार्टिकल्स जैसे गैस हो गए, लिक्विड हो गए, ये तेजी से डिफ्यूज होते हैं, तेजी से घुलते हैं। जबकि जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी हनी की, शहद की, तो उसको घुलने में थोड़ा टाइम लगा, घुला लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा। ऑलराइट, तो यहां पर हमने ये कंक्लूजन निकाला। अब हम टेम्परेचर का भी एक बार देख लेते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हमने अभी बात की थी, है ना। हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी है, ठीक है। दोनों में हमने चाहे उजाला की ड्रॉप्स डाल लो चाहे इंक डाल लो, दोनों में इंक डाली इक्वल अमाउंट में। तो किसमें डिफ्यूजन फास्टर होगा, किसमें डिफ्यूजन फास्टर होगा, जिसमें हीट है, जो गर्म पानी है उसमें डिफ्यूजन फास्टर होगा। क्यों डिफ्यूजन फास्टर होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे अभी हमने इंसेंस स्टिक की बात की थी, अगरबत्ती की बात की थी कि भाई टेम्परेचर ज्यादा है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो बढ़ जाती है और डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी जिस टेस्ट ट्यूब में टेम्परेचर ज्यादा था उसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट ज्यादा हो गई थी, जिससे कि डिफ्यूजन रेट जो है वो फास्टर हो गया था। तो हाई टेम्परेचर हाई डिफ्यूजन रेट, ठीक है, पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी, और लो टेम्परेचर लो डिफ्यूजन रेट। बात समझे। तो हम मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। मोशन अभी आप पढ़ोगे, फिजिक्स का भी एक चैप्टर है ना। तो अभी मोशन के बारे में बात कर रहे थे। तो मोशन हमने देखा कि डिफ्यूजन की बात की कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यहां से वहां घूम रहे हैं, ठीक है।
अब ये जो मोशन हो रही है ये भी दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है ब्राउनियन मोशन और एक होता है डिफ्यूजन। ब्राउनियन मोशन जैसे हमने इंक डाली थी, जैसे हमने इसके अंदर इंक डाली थी, तो हमने क्या देखा, पानी के अंदर जब इंक डाली तो जो इंक के पार्टिकल्स थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे। रैंडम मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट के साथ नहीं, कभी लेफ्ट जा रहे हैं, कभी राइट जा रहे हैं, कभी आगे पीछे इधर उधर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, और इंक जब उसके अंदर आई तो इंक के पार्टिकल्स जब वाटर के पार्टिकल से टकराए, ठीक है, वाटर के पार्टिकल से टकराए तो क्या हुआ, उसमें रैंडम मूवमेंट होने लगी कि भाई अगर वाटर का पार्टिकल से यहां धक्का लगा इंक के पार्टिकल को तो वो इधर चला गया, फिर उधर भी मूवमेंट हो रही है, उधर से इधर धक्का लगा तो ये यहां चला गया, फिर इधर से इधर मूवमेंट तो हर जगह हो रही है ना वाटर के पार्टिकल्स में, इधर से धक्का लगा तो इधर चला गया। तो इस तरह से जिगजैग मोशन में मूवमेंट चल रही है। तो ये जो मूवमेंट है, इस जो जिगजैग मोशन में मूवमेंट चल रही है, रैंडम मूवमेंट चल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। और डिफ्यूजन के अंदर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन के अंदर कि भाई दो पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है, बिना स्टायर किए खुद से इंटरमिक्स हो रहे हैं। हम उसे मिक्स नहीं कर रहे, हम उसे घोल नहीं रहे, वो खुद से मिक्स हो रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे कि हमने एक कोने पे परफ्यूम डाला और वो उसकी खुशबू खुद पूरे घर के अंदर फैल गई, ठीक है। तो जहां परफ्यूम डाला वहां पर जो परफ्यूम की गैस थी उसका जो अगर हम बोले कंसंट्रेशन लेवल था वो बहुत ज्यादा था, वहां बहुत ज्यादा तादाद में थी गैस, और धीरे धीरे वो पूरे कमरे में फैल गई, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चली गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। बात समझ आ रही है? ब्राउनियन मोशन में जिगजैग मूवमेंट चल रही है, ठीक है, कहीं पर भी रैंडम मूवमेंट चल रही है, ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर खुद ब खुद पार्टिकल जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, इंटरमिक्सिंग हो रही है पार्टिकल्स की, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या बात समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? कुछ चीजों को बेटा समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देखो, साइंस के जब भी आप आंसर्स लिखोगे ना तो इस तरह से नहीं कि कहानी सुनी और लिख दिया, क्योंकि साइंस जो है वो लिटरेचर नहीं है, कहानी नहीं लिख सकते, इसमें आपको की पॉइंट्स लिखनी होंगी, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो साथ के साथ अगर कुछ नया पॉइंट सुनने को मिलता है, कोई कीवर्ड सुनने को मिलता है तो उसको लिखते जाओ, ये सब नोट जरूर करते जाना, ठीक है। तो हमने ब्राउनियन मोशन की बात की और डिफ्यूजन की बात की। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसा कि हमने बताया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन तीनों में गैसेस में जो डिफ्यूजन रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड में होता है और फिर सबसे लास्ट में सॉलिड में होता है, ठीक है। तो इट इज नेचुरल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम। खाना है, गरम गरम खाना है, अभी मम्मी ने बनाया, कुकर की विसल बजी है, पूरे घर में खुशबू आ रही है, लेकिन वही दाल अगर ठंडी हो जाएगी तो क्या उसकी खुशबू पूरे घर में आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, आएगी कम आएगी, बहुत पास जाके आपको उसका अरोमा, उसकी खुशबू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी देखो, टेम्परेचर था, गर्म थी जब दाल, तो पूरे घर के अंदर खुशबू आ रही थी, है ना। मम्मी ने हलवा बनाया गरम गरम, पूरे घर में खुशबू आ रही थी, मे भी पड़ोसियों को भी आती है, किसी के घर में मैगी बन रही होती है उसकी खुशबू आती है, वही मैगी ठंडी हो जाएगी तो क्या उसकी खुशबू आएगी? नहीं, ठीक है। तो जो स्मेल होती है फूड की वो एक रूम से दूसरे रूम तक जा रही है, वो भी गैसियस फॉर्म में जा रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिफ्यूजन रेट फास्टर है, और अगर टेम्परेचर लो है तो डिफ्यूजन रेट जो है वो स्लो है। तो हायर टेम्परेचर, हायर जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो फास्टर हो जाएगी, जिससे कि डिफ्यूजन रेट भी फास्टर हो जाएगा। बात समझे? तो अब एक एक्टिविटी है हमारे पास बेटा ह्यूमन चेन की, बच्चों की एक्टिविटी है कि 3 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। 3 ग्रुप में, ये 2 ग्रुप दिख रहे हैं, एक और ग्रुप बनाया कि पहले वाले ग्रुप ने एक दूसरे को इस तरह से पकड़ा हुआ था, ठीक है, जैसे दोनों दोस्त हैं तो उन्होंने एक दूसरे को ऐसे कर कस के पकड़ा हुआ है, और इस ग्रुप के जो बच्चे उन्होंने ऐसे करके हाथ से पकड़ा हुआ है एक दूसरे को, और जो तीसरा ग्रुप है उन्होंने ऐसे उंगलियां ऐसे फिंगर टू फिंगर टच कर रखी है एक दूसरे के साथ। तो किसका जो ग्रुप है हमें तोड़ने में, कौन सी चेन तोड़ने में हमारे लिए आसानी होगी, किसको ब्रेक डाउन करना सिंपल होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। ऑब्वियसली जिन्होंने फिंगर से फिंगर को टच कर रखा है ना, उसको इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना।
इसका सबसे कम था, इसका सबसे वीकर था, ठीक है, उसके बाद इसका और सबसे स्ट्रॉन्ग इसका था थर्ड ग्रुप का। तो यहां पर अगर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट ग्रुप था उसकी चेन को तोड़ना, ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल था। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो स्ट्रॉन्ग है। बात समझ आई? ठीक है। और यहां पर सेकेंड ग्रुप में हमारे लिए हम तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगा। और जो थर्ड ग्रुप है वो हमारे लिए सबसे आसान था, इजीएस्ट था हमें उसको तोड़ना। क्यों? क्योंकि वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो सबसे वीक था, तो इसीलिए उसके पार्टिकल्स जो है वो इजीली टूट गए। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि भाई स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा तो हार्डर टू उनको सेपरेट करना मुश्किल होगा। अगर इमोशंस की भी बात करो तो जितना आपका अट्रैक्शन, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, है ना, उतना जो है आपकी फ्रेंडशिप नहीं टूटेगी। लेकिन अगर आपका बॉन्ड ही स्ट्रांग नहीं है तो फ्रेंडशिप बड़े आराम से टूट जाएगी। ठीक है। तो उसी तरह से पार्टिकल्स के साथ भी होता है कि अगर स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो हार्डर टू सेपरेट, तो उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है। और अगर वीक अट्रैक्शन होगा तो इजी टू सेपरेट होता है। बात समझ आई? ऑलराइट, तो यहां पर एक एक्टिविटी है हमारे पास, ठीक है। तो ये गट्टू जो है, फिर गट्टू का दिमाग घुमा। गट्टू ने क्या किया? गट्टू ने एक आयरन नेल ली, एक रबर पीस लिया और एक आयरन नेल ली, ठीक है, क्या ली, कील ली, और एक चौक ले ली और एक रबर बैंड ले लिया। अब उसने बोला इनको तोड़ के देखता हूं, है तो तीनों सॉलिड ही, फिर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कम और ज्यादा कैसे है। आयरन नेल ली, उसको तोड़ने की कोशिश की तो वो टूटी नहीं, परेशान हो गया, उसने उसको साइड रख दिया। उसके बाद उसने क्या किया? उसने चौक पीस लिया, चौक पीस को थोड़ा कट करके वो तो टूट गया, वो खुश हो गया, देखो सॉलिड तोड़ दिया मैंने। फिर उसने रबर बैंड लिया। अब रबर बैंड को उसने जब खींचा तो थोड़ा जोर लगाना पड़ा और फिर वो टूटा। तो तीनों सॉलिड थे, है ना, तीनों सॉलिड थे, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात थी सारी की सारी। जो आयरन नेल है बेटा, उसको तोड़ना हमारे लिए मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन था उसके पार्टिकल्स के बीच में, है ना, उसके पार्टिकल्स के बीच में। आयरन नेल के पार्टिकल्स, आयरन के पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसको तोड़ना मुश्किल था। लेकिन जो चौक थी, चौक का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम था, इसीलिए वो जल्दी से टूट गई। और रबर बैंड की बात करें तो रबर बैंड क्यों हमारा सॉलिड की कैटेगरी में कंसीडर हो रहा है, वो अपनी शेप चेंज कर रहा है ना, लेकिन फिर भी सॉलिड की कैटेगरी में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो एक ऐसे टाइप का सॉलिड है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। तो हमने रबर बैंड को अगर खींचा बेटा तो उसने अपनी शेप तो चेंज की, ठीक है, शेप चेंज की, लेकिन जैसे ही हमने उसको रिलीज किया तो वापस से वो अपनी पुरानी शेप में आ गया। अगर वो अपनी पुरानी शेप में नहीं आता तो रबर बैंड को हम लोग सॉलिड की कैटेगरी में कंसीडर नहीं करते, लेकिन क्योंकि रबर बैंड अपनी वापस से पुरानी शेप में आ गया तो वो सॉलिड की कैटेगरी में आ गया। बात समझ आई? तो जो रबर बैंड है उसको हमें तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। क्यों? क्योंकि इजीली ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि उसमें मीडियम अट्रैक्शन था, उन्हीं बच्चों की तरह कि पहले वाला जो ग्रुप था उसमें कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, है ना, दूसरे वाले में मीडियम अट्रैक्शन था, तो थोड़ा सा जोर लगाया तब जाकर फिर वो टूटा, और तीसरा वाला तो बड़े आराम से ऐसे किया और वो टूट गया, है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन बच्चों का था, सबसे फर्स्ट ग्रुप का, वही सेम आयरन नेल के अंदर था, हार्डेस्ट अट्रैक्शन था उसके अंदर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसलिए हमें हार्ड टू ब्रेक, हमें मतलब मुश्किल हुई उसको तोड़ने में, है ना। फिर उसके बाद चौक को हमने तोड़ दिया क्योंकि उसमें वीकर अट्रैक्शन था, और रबर बैंड के अंदर मीडियम अट्रैक्शन था, इसीलिए वो टूट गया। तो कंक्लूजन क्या निकला? तो गट्टू ने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई सॉलिड जो है उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल, ठीक है। कुछ सॉलिड जैसे रबर बैंड हो गए वो स्ट्रेच हो सकते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो स्ट्रेच हो रहे हैं, बट वापस अपनी शेप में आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। ये सब बेटा आपके ना एनसीईआरटी की एक्टिविटीज है, तो इनको जानना जरूरी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक्टिविटी है आपके पास, कटिंग वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के वाटर का जो सरफेस है उसको कट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप जो चिंटू लाल हैं उन्होंने सोचा कि आज पानी को उंगली से काटा जाए, रजनीकांत बनने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, पानी लिया, ठीक है, बीकर में, और सोचा इसको मैं आज काट दूंगा, बिल्कुल 2 पीस कर दूंगा इस पानी को। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो पानी के, जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है
है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन स्पेस भी है, ठीक है। तो इन्होंने जब पानी के अंदर कंटेनर में पानी लिया और उसको फिंगर डाल के काटने की कोशिश की, तो क्या हुआ कि भाई इन्होंने देखा कि भाई पानी को वो अलग अलग नहीं कर पाए। जैसी उंगली डालते थे तो वो पानी जहां पर उंगली डालते थे वहां से दूर हो जाता था, लेकिन जैसी उंगली हटाते थे तो वापस से वो मिल जाते थे। तो क्या कंक्लूजन निकाला इन्होंने कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें वो उसकी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, लेकिन जो फोर्स है वो वीक है, जो कि उसके पार्टिकल्स को दूर कर देता है, लेकिन फिर से मिल जाते हैं वो आकर। बात समझ आई, ठीक है। तो ये लिक्विड की बात हुई। तो अब हमें जो याद रखने वाली चीजें हैं वो क्या है? याद रखने वाली चीज है कि मैटर के अंदर फोर्स तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है उसके पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन जो उसकी क्लासिफिकेशन हो रही है वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे ही हो रही है। तो मेटल को क्लासिफाई किया जा रहा है 3 पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में। सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए उनको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। लिक्विड के अंदर वीकर अट्रैक्शन है, ठीक है, इसीलिए वो फ्लो हो रहा है बट फिर भी साथ है, वीकर अट्रैक्शन है, ठीक है, फ्लो हो रहा है। तो जो भी चीज फ्लो हो वो फ्लूइड है, वाटर भी फ्लूइड है और एयर भी फ्लूइड है, क्योंकि जो बहे वो फ्लूइड है, ठीक है। तो वाटर फ्लो तो हो रहा है लेकिन इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है। फिर गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस के अंदर वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो मतलब इजीली स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, कहीं पर भी फैल जाती है। बात समझ आई, ठीक है। तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में जो भी अभी तक जानकारी थी वो डिस्कस की। तो अब आपकी जो बेटा टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, तो हमने मैटर जाना कि भाई जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो, वो मैटर है, और जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी थिंकिंग है, जो रिलेशनशिप्स हैं वो मैटर नहीं है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट क्लासिफाई कर दिया है कि भाई चेयर हो गया, एयर हो गई, आमंड्स हो गए, लेमन वाटर हो गया, स्मेल हो गया, स्मेल ऑफ परफ्यूम हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये मैटर है। और मैटर क्या नहीं है? लव, हेट, थॉट, होल्ड, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, इसको हम टच नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? ऑलराइट। Why does the smell of hot sizzling food reach far but cold food does not? तो हॉट सीजलिंग यानी कि जो गर्म खाना होता है उसकी खुशबू दूर दूर तक क्यों आ जाती है और ठंडे खाने की खुशबू दूर दूर तक नहीं आती? ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पे जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो भी बढ़ जाती है, और पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ने से डिफ्यूजन रेट जो है वो तेज हो जाता है। आपको ये चीज इसके अंदर बतानी है। तो हॉट फूड के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसका जब खाना गर्म है तो टेम्परेचर ज्यादा है, अब जब टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं हॉट फूड के वो मूव करेंगे, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, और मूवमेंट बढ़ने से क्या होगा? डिफ्यूजन फास्टर होगा, और गैसेस के अंदर डिफ्यूजन होगा तो उसकी खुशबू दूर दूर तक आएगी। और जो कोल्ड फूड है वो भी अरोमा रिलीज कर रहा है, खुशबू रिलीज कर रहा है, लेकिन धीरे, हमें पास जाके उसको स्मेल करना पड़ेगा, ठीक है। अ डाइवर कट थ्रू अ वाटर इन अ स्विमिंग पूल, व्हाट प्रॉपर्टी डज इट शो? डाइवर जो है वो जैसे चिट्टू लाल ने किया था, है ना, उसने पानी को काटने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं काट पाया था। उसी तरह से डाइवर भी पानी के अंदर डाइव तो कर सकता है लेकिन उसके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? ठीक है, देखो, डाइवर कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, तो इससे क्या प्रॉपर्टी हमें पता चल रही है? इससे ये पता चल रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, उनमें फोर्स तो है, अट्रैक्शन तो है पार्टिकल्स के बीच में। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन तो है, ठीक है, बट दे हैव स्पेस बिटवीन देम। यही रीजन है कि डाइवर जो है स्विमिंग पूल में वो पानी से कट करता हुआ चला जाता है। क्या बात समझ आई? बात तो समझ आ रही होगी, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो हमने इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए मैटर के, पार्टिकल्स के, कि भाई मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है और उसके बीच में स्पेस होता है, ये भी हम बता सकते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट में होते हैं, ठीक है। और जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं उनके बीच वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट हमको मिलती है। ऑलराइट, तो आई होप अब आपको ये इतना जो हमने पढ़ा है वो अच्छे से समझ आया होगा। आया ना? ठीक है, तो 2 मिनट का ब्रेक दे दो, जरा बस पानी पी ले। बोलते बोलते थक जाते हैं, है ना।
ऑलराइट, तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, 3 स्टेट होते हैं, है ना। फिजिकल स्टेट की हम बात करें, बता दिया था। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोई भी मैटर होता है उसकी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आगे प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल 3 की बात करें, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि भाई उसका डेफिनेट शेप होगा और वॉल्यूम होगा। सॉलिड का डेफिनेट शेप और यानी कि फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि भाई अगर ये रिमोट है, ठीक है, इसका शेप फिक्स्ड है, इसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा। मैं अगर इसको ग्लास में डाल दूं तो भी इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, शेप सेम रहेगी। किसी कंटेनर में डाल दूं तो भी इसका शेप और वॉल्यूम सेम रहेगा। तो सॉलिड का जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। रिजिड नहीं होते, सॉरी रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या है कि भाई जो चीज फ्लो ना करे वो रिजिड है। तो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो फ्लो नहीं करते। क्या ये बह रहा है? देखो इसको ऐसे पकड़ लिया, बह रहा है? ये नहीं बह रहा ना, ठीक है। तो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं। क्या मैं इसको कंप्रेस कर पाऊंगी? नहीं। देखो कहीं से भी इसको कंप्रेस कर पाऊंगी? नहीं, ठीक है। दे आर इनकंप्रेसिबल। ये स्टाइलस देखो, क्या हम इसको कंप्रेस कर पाएंगे? नहीं, ठीक है। तो इनकंप्रेसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए इसको कंप्रेस हम नहीं कर पा रहे, इसलिए इसको कंप्रेस हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। डू नॉट डिफ्यूज इजीली। अब दोनों को मिक्स किया तो क्या ये डिफ्यूज हो गए? मिक्स हो गए ये दोनों के दोनों? नहीं, एक इसके ऊपर रख दिया भले, लेकिन ये डिफ्यूज नहीं हुए, ठीक है। तो दे डू नॉट डिफ्यूज इजीली। तो ये तो थी सॉलिड की प्रॉपर्टीज, है ना। अब कुछ एक्सेप्शंस की भी हम बात करेंगे। एक्सेप्शंस का मतलब कि हमने पेन देखा, बुक देखी, वुडन स्टिक देखा, है ना। पेन है, बुक है, वुडन स्टिक है, तो क्या ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, डिफ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ? इसके पार्टिकल्स नहीं, ये डिफ्यूज नहीं होंगे। जैसे एक सेकेंड रुको, जैसे हमारे पास ये 2 बुक्स है, ठीक है। इन 2 बुक्स को मैंने रखा तो क्या ये डिफ्यूज हो गई? इसके पार्टिकल्स मिक्स हो गए? नहीं, देखो दोनों को अलग अलग कर दिया, डिफ्यूज तो नहीं हुई। ये पेन लिया, इसको इसके ऊपर रखा, तो क्या ये डिफ्यूज हुए? स्टाइलस, दोनों बुक्स डिफ्यूज हुए? नहीं हुए, है ना। इसके पार्टिकल्स तो मिक्स नहीं हुए। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट डिफ्यूज विद ईच अदर, है ना, डिफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस भी हैं हमारे पास बेटा। कैसे स्पेशल केसेस? जैसे हमने बात की थी रबर बैंड की। पीछे रबर बैंड को अभी हमने पीछे क्या बोला था कि सॉलिड के फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है, वो अपना शेप चेंज नहीं करता। लेकिन रबर बैंड को अगर हमने स्ट्रेच किया तो उसने शेप चेंज किया, है ना। लेकिन जैसे हम उसको छोड़ेंगे वो वापस से अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा। तो जैसा बता दिया था पीछे कि रबर बैंड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की भाई उसमें इलास्टिसिटी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। जब खींचेंगे तो पीछे तो आएगा, लेकिन जैसे उसको रिलीज करेंगे वापस से अपने पुरानी शेप में आ जाएगा। तो इसीलिए रबर बैंड जो है वो सॉलिड की कैटेगरी में आता है। फिर स्पॉन्ज हो गया। स्पॉन्ज को हमने क्या किया? स्क्वीज किया, कंप्रेस किया, है ना। वो कंप्रेसिबल है, उसने अपना शेप चेंज किया, लेकिन जैसे उसको रिलीज किया वापस से पुरानी शेप में आ जाएगा, स्पॉन्ज आ जाएगा ना। तो वो कंप्रेस हुआ तो कैसे हुआ? जो स्पॉन्ज होता है ना उसके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो, है ना। तो वो जो होल्स होते हैं ना बेटा, उसमें एयर ट्रैप होती है, उसमें ऑलरेडी एयर प्रेजेंट होती है। अब जैसे आप उसको कंप्रेस करोगे ना तो वो एयर जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगी और वो कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन जैसे उसको छोड़ोगे तो एयर जो है वापस से उसमें ट्रैप हो जाएगी। तो इस तरह से उसने अपना शेप चेंज किया था और वापस से पुरानी शेप में वो आ जाता है। बट स्टिल इट इज दैट रबर बैंड एंड दैट स्पॉन्ज वी कैन कंसिडर इट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है। दैट इज सॉलिड फॉर्म, दैट इज द सॉलिड फॉर्म, ठीक है, ऑफ मैटर। फिर शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। आपने देखा होगा कि जिस कंटेनर में डालो उसकी शेप ले लेता है, बट स्टिल शुगर और सॉल्ट जो है वो किसकी कैटेगरी में आ रहा है? किसकी? सॉलिड की। क्यों? क्योंकि अगर हम क्रिस्टल्स देखेंगे, उसके सिर्फ क्रिस्टल की बात हो रही है, क्रिस्टल देखेंगे, एक छोटा सा दाना उठा लो चीनी का, है ना, या नमक का एक क्रिस्टल देख लो, तो उसका तो फिक्स शेप है। कंटेनर में डालने से वो जो चीनी का दाना है या नमक का जो दाना है वो तो अपना शेप चेंज नहीं कर रहा ना। इसीलिए शुगर और सॉल्ट जो है वो भी सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। क्या बात समझ आई आपको? है ना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड का कोई भी
फिक्स्ड शेप नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम मतलब कि भाई एक ग्लास पानी है, मैं उसको भले ही एक जग के अंदर ट्रांसफर कर दूं, वो फिर भी एक ही ग्लास पानी रहेगा, है ना, वो फिर भी एक ही ग्लास पानी रहेगा। उसने अपना शेप चेंज कर लिया लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं किया। तो लिक्विड जो होते हैं उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती, वो कंटेनर का शेप ले लेता है वो, ठीक है, लिक्विड हमें पता है। अब इजीली फ्लो करता है ना। देखो ये देखो जग से, ये जो चिंटू लाल है इसने क्या किया, जग से जब पानी उड़ेला तो पानी जो है वो फ्लो करता हुआ ग्लास के अंदर आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि वाटर जो है वो इजीली फ्लो कर रहा है। और जैसा कि अभी आपको बताया था कि भाई फ्लो करने वाली चीजें, बहने वाली चीजें क्या होती हैं, फ्लूइड होती हैं, है ना। तो यानी कि वो रिजिड नहीं है, ठीक है, फ्लो हो रहा है इजीली। क्या वाटर कंप्रेसिबल है? एक बलून लो, ठीक है, बलून लो और उसमें पानी भर दो और फिर उसको कंप्रेस करो, तो कंप्रेस होता है ना, होता है ना कंप्रेस। तो वाटर कंप्रेसिबल होता है, लो कंप्रेसिबिलिटी है क्योंकि ज्यादा कंप्रेस करोगे तो वो फूट जाएगा बलून। लो कंप्रेसिबिलिटी है बट कंप्रेसिबिलिटी है, बात समझ आई, बट कंप्रेसिबिलिटी है। फिर जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, अगर हम सॉलिड के साथ कंपेयर करें तो वाटर के पार्टिकल्स में ज्यादा स्पेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं होता। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जैसे ये मूव कर रहा है ना, ये फ्लो कर रहा है, सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी ही जगह, एक ही जगह क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। मूवमेंट उसमें भी होती है लेकिन अपनी ही जगह पे वो वाइब्रेट करते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं इजीली, ठीक है। फिर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर स्पेस होता है तभी वो इजीली मूव कर सकते हैं, बात समझ आई। और जो सॉलिड होता है और लिक्विड होता है, अगर मैं लिक्विड की बात करूंगी तो लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन रेट है वो फास्टर है एज कंपेयर टू सॉलिड। पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो रहे है ना, पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं एज कंपेयर टू लिक्विड, जल्दी इंटरमिक्स हो रहे हैं, बात समझ आई, बात समझ आई, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो एक एक्टिविटी है यहाँ पर, तो ये एक्टिविटी मुझे नहीं लगता वाटर, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक के सब एग्जांपल ये है कि लिक्विड जो है वो स्पिल हो गया, पानी गिर गया मान लो, है ना, तो उसकी कोई फिक्स शेप है नहीं है, वो फैल जाएगा, है ना। सेम वॉल्यूम इन डिफरेंट कंटेनर, हमने कंटेनर बदल लिया लेकिन उसकी वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगी, है ना। पानी गिर जाएगा, वो वॉल्यूम, वो अपना जो है शेप चेंज कर लेगा लेकिन वॉल्यूम उसका उतना ही रहेगा, ठीक है। और इजीली फ्लो होते हैं क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के या जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि लिक्विड और गैसेस जो है दे कैन डिसॉल्व इजीली, है ना, इन वाटर, वो इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं पानी के अंदर। लिक्विड और गैसेस ये वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। गैसेस कैसे? भाई पानी जो बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है ना, दोनों गैसेस है ना। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, है ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स है, ठीक है। तो वाटर के अंदर गैसेस और वाटर दोनों डिफ्यूज हो सकते हैं इजीली, ऑलराइट। तो प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं सॉलिड की और लिक्विड की। तो पहले शेप देख लेते हैं सॉलिड का। हमें पता है फिक्स शेप होता है ना। लिक्विड जो है वो कंटेनर का शेप ले लेता है। अब बड़ी आसानी से ये बात समझ आ गई। वॉल्यूम जो है सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता इन दोनों का। फ्लोएबिलिटी की बात करते हैं तो सॉलिड फ्लो थोड़ी करता है, रिजिड होता है वो तो, है ना। लेकिन लिक्विड जो होते हैं ये फ्लूइड होते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी की तो सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, लो होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। सॉलिड की वेरी लो और लिक्विड की भी लो, कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन लो। डिफ्यूजन की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर स्लो डिफ्यूजन होता है, ठीक है। चीनी ले ली हमने तो चीनी जो है वो धीरे धीरे घुलेगी, है ना, धीरे धीरे, और लिक्विड के अंदर फास्टर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। बात समझ आई? तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस अब समझ आ चुका होगा। अब बेटा गैसेस की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हम लोग देख लेते हैं। तो गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि भाई ना ही तो गैस का कोई फिक्स्ड शेप है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। परफ्यूम लगाओ, यहाँ दूर तक खुशबू जाएगी, आपने लगाया तो इतना सा परफ्यूम था बिल्कुल, लेकिन खुशबू दूर तक चली गई, है ना। तो कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं है, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी का वो शेप ले लेगा, ठीक है, और उतनी जगह पूरी घेर लेगा वो, ठीक है। जैसे मैं हवा भरी हूँ बलून के अंदर, तो बलून धीरे 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 फूलता जा रहा है, तो क्या कर रहा है, वो जो वॉल है उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो उतनी जगह वो पूरी घेर रहा है।
ठीक है, तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। अब बलून के अंदर, एक बलून में मैंने हवा भरी और एक बलून के अंदर मैंने पानी भरा, तो मेरे लिए किसको कंप्रेस करना ज्यादा सिंपल है? जो हवा है जिस बलून में, उसको मैं इजीली कंप्रेस कर लूंगी एज कंपेयर टू वाटर, है ना। तो गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं और उन गैसेस को हम इजीली किसी भी सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, हमने सिलेंडर में स्टोर किया, अब क्या होगा, जैसे हम बलून में हवा भर रहे थे तो देखा होगा उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता हुआ वो फूलता जाता है ऐसे ऐसे करके, है ना। तो जो गैसेस होती हैं वो वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं कंटेनर की, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें रैंडम मूवमेंट होती रहती है, यानी कि लेफ्ट राइट कहीं पर भी वो चले जाएंगे, जहां उनको जगह मिलेगी वहां चले जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे। तो रैंडम मूवमेंट चलती रहती है, ठीक है। अब ये जो रैंडम मूवमेंट चल रही है तो इसका डिफ्यूजन रेट भी फास्टर है, जितना ज्यादा मूवमेंट उतना ज्यादा डिफ्यूजन, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये रैपिडली डिफ्यूज होते हैं गैसेस, ऑलराइट। तो हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज भी देख ली कि कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता, है ना। किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं, एक्सर्ट, जो वॉल्स होती हैं कंटेनर की उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती है सिलेंडर में और रैंडम मूवमेंट होती रहती है ना, ठीक है। तो आई होप आपने ये भी लिख लिया होगा। तो अभी एक यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, एक एक्टिविटी है, क्या है कि 3 सिरिंज लिया जिसे इंजेक्शन लगाते, ठीक है। इस चिंटू लाल का दिमाग फिर चला और इसने क्या किया, इसने सिरिंज ली 3, और वो जो 3 सिरिंज हैं उसका पिस्टन ऊपर से, वो जो पिस्टन ये जो खींचने वाला होता है ना, इसको निकाला तीनों सिरिंज का। अब पिस्टन निकाल दिया, एक सिरिंज के अंदर पानी भर दिया, दूसरी सिरिंज में ऊपर से चौक के पीसेस डाल दिए और तीसरी सिरिंज को खाली छोड़ दिया, और फिर वापस से ऊपर से पिस्टन लगा दिया, ठीक है। वापस से पिस्टन लगा दिया। अब क्या करेगा, वो उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, यानी कि प्रेशर अप्लाई करेगा जब फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो पहली सिरिंज जो है, अब हमारे लिए किसमें प्रेशर जो है वो अप्लाई करना सिंपल होगा, किसको हम इजीली कंप्रेस कर पाएंगे, कौन सा हमारे लिए कंप्रेसिबल होगा। अगर हम ध्यान से देखें, पहले वाटर को उसने कंप्रेस किया, थोड़ा सा उसको प्रेशर लगाना पड़ा ज्यादा, है ना। जब उसको वाटर को कंप्रेस किया, इस सिरिंज को कंप्रेस किया जिसमें पानी था, तो उसको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा। जिसमें चौक था वो सबसे कम कंप्रेसिबल था, बहुत हल्का फुल्का ही कंप्रेस हो पाया, वो ज्यादा नहीं कंप्रेस हो पाया। लेकिन जिसमें एयर थी वो पूरी तरह से उसने करके कंप्रेस कर दिया। तो यहां पर क्या देखा उसने, क्या प्रॉपर्टीज देखी, यहां पर देखा कि गैसेस, यानी कि यहां पर एम्प्टी स्पेस था, ठीक है, इसने इसकी कंटेनर की जगह ले ली थी। तो ये जो एम्प्टी सिरिंज है जिसमें गैस है, उसने क्या किया, जब उसने इस पिस्टन को दबाया पीछे से, है ना, पिस्टन को दबाया पीछे से, तो वो इजीली कंप्रेस हो गया। तो गैसेस जो थी वो कंप्रेसिबल थी। पहला वाला हमने ये देख लिया, एयर वाला। फिर वाटर की बात है, लिक्विड की बात है, जो कि जिस सिरिंज में लिक्विड भरा हुआ था वो भी जो है कंप्रेस हुआ, ठीक है, लेकिन थोड़ा जोर लगाना पड़ा। और जहां पर चौक थी, चौक पीसेस थे, उसको कंप्रेस करने में प्रॉब्लम हुई, वो ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं था, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से उसने अपनी बात को साबित कर दिया कि जो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज कंपेयर टू वाटर एंड सॉलिड, ऑलराइट, ठीक है। तो यहां पर ये बच्चे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए आपको किस तरह से कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं ये देखो। तो हमने जाना कि गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, जैसे सीएनजी हो गया, एलपीजी गैस हो गया। एलपीजी गैस जो होती है ना बेटा, वो हमें पेट्रोलियम जब रिफाइनरीज के अंदर डाला जाता है, तो एलपीजी जब हमें पेट्रोल और डीजल जब मिलता है तभी हमें एलपीजी गैस भी मिलती है, वो भी एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है। और उसके बाद उसको जो है सिलेंडर के अंदर स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर के साथ। जब हाई प्रेशर के साथ उसको सिलेंडर में स्टोर करते हैं ना, तो इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है। और प्रेशर हाई होने की वजह से जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ आई? तो प्रेशर बढ़ा तो एक सब्सटेंस ने अपना स्टेट चेंज किया, गैस जो थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई। और फिर जब उसको आप घर में यूज करते हैं हम उस गैस को, तो जब गैस जलाते हैं तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है एज कंपेयर टू सिलेंडर के अंदर ज्यादा है। उन गैसेस के लिए यहाँ प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है। तो जैसे ये बाहर निकलती है तो ये लिक्विड वापस से अपना स्टेट चेंज कर लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। बात समझ आई? तो गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, इनको कंप्रेस करके
जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। और जो गैसेस होती है उसका डिफ्यूजन रेट जो है वो फास्टर होता है, खाने का अरोमा जो है हमें बहुत दूर दूर तक आता है। और डिफ्यूजन रेट गैसेस में कब फास्टर हो जाता है, जब टेम्परेचर ज्यादा हो तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, और जब पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ गई तो क्या होगा, डिफ्यूजन रेट फास्टर हो जाएगा, है ना। ये अभी हमने सारा का सारा पीछे पढ़ लिया था। ऑलराइट, अब जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि भाई वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, डिफ्यूजन हो रहा है ना डिफ्यूजन, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जब रैंडमली मूव कर रहे हैं वो गैस के पार्टिकल्स, अगर मैंने उसे किसी कंटेनर के अंदर डाल दिया तो गैस के पार्टिकल्स तो मूव कर रहे हैं रैंडमली। अब क्या हो रहा है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। बात समझ आई? ऑलराइट, तो हमने यहां पर क्या देखा कि जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, शेप जो थी सॉलिड की वो फिक्स्ड थी, लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं थी, गैस की भी कोई भी फिक्स शेप नहीं थी, ठीक है। ये लिक्विड क्या कर रहा था, ये कंटेनर की शेप ले रहा था, और जो गैस थी वो पूरे कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती, पूरे कंटेनर की शेप ले रही थी। बात समझ आई? वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना, लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो सॉलिड वो सिरिंज वाला किया था ना अभी पीछे, तो चौक, जिसमें चौक के पीसेस थे वो क्या कंप्रेस हुआ था, नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट में, थोड़ा बहुत हुआ अगर कहीं स्पेस था तो, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, लिक्विड के अंदर भी थी लेकिन लो थी एज कंपेयर टू गैसेस, तो गैसेस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी थी। क्या बात समझ आई? ठीक है। अब पार्टिकल्स की मूवमेंट की बात करते हैं, तो जैसा बताया था सॉलिड के पार्टिकल्स एक ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो स्पेस कम है, तो उनकी मूवमेंट जो है वो एक ही जगह पर वो वाइब्रेट करते रहेंगे। बात समझ आई? लेकिन लिक्विड जो है वो तो फ्लो कर रहा है ना, तो जो फ्लूइड है वहां पर पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो फ्रीली होती है, फ्री मूवमेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, और गैसेस के जो पार्टिकल है उनमें तो बहुत फास्ट मूवमेंट है। बात समझ आई? क्योंकि इसमें डिफ्यूजन हो रहा है बहुत फास्ट एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। फिर सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन बहुत स्लो है, लिक्विड के अंदर फास्टर है देन एज कंपेयर टू सॉलिड, और गैसेस के अंदर फास्टेस्ट है, ठीक है, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन है। ऑलराइट, तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लिया, है ना। और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है बेटा, तो उसको प्लीज कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो पूरी कोशिश करेंगे आपको वो टॉपिक समझाने की। ऑलराइट, पूरी कोशिश की जाएगी आपको उसका आंसर देने की। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज ऑफ स्टेट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्सटेंस जो अपना स्टेट चेंज कर रहा है ना, तो टेम्परेचर के क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज का। तो अगर मान लो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होने से उस सब्सटेंस के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हम पढ़ेंगे। अभी जरा पानी पी लें। बोलते बोलते गला सूख जाता भाई। अब क्या है, जब हमने सॉलिड को हीट किया, गर्म किया, तो टेम्परेचर बढ़ाया, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, एक साधारण भाषा में, है ना। और फिर हमने उस लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सब्सटेंस जो है वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, यहां पर हमने ये चीज समझ ली। तो ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कि जब कोई भी सब्सटेंस उस हीट को गेन कर रहा है जो दी जा रही है उसको, ठीक है, जैसे लिक्विड को हीट की दी गई या सॉलिड को हीट दी गई, तो उसने उस हीट को क्या किया, गेन किया। गेन करने से क्या हुआ, जो उसके पार्टिकल्स थे, ठीक है, उन्होंने वो एनर्जी जो है वो गेन की। अब वो जो पार्टिकल्स में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो मूवमेंट की वजह से किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी आती है वो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट की वजह से किसी भी सब्सटेंस में जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पार्टिकल्स ने मूव करना स्टार्ट किया,
जब पार्टिकल्स ने हीट एनर्जी गेन करके पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, अब पार्टिकल्स धीरे 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 करके मूव करना स्टार्ट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। अब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सब्सटेंस जो है वो अपना स्टेट चेंज करेगा। बात समझ आई? ठीक है, तो जो जो एनर्जी गेन करता जाएगा वो अपना स्टेट जो है वो चेंज करता जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो जिसने एनर्जी गेन की उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं उसका कम होता जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो वो अपना स्टेट चेंज करता जाएगा। ठीक है, तो जब हीट सप्लाई की सॉलिड के अंदर, तो जो उसके पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन करनी स्टार्ट की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गेन करनी स्टार्ट की और धीरे धीरे वो वाइब्रेट होने लगे विग्रेसली। ठीक है, मतलब धीरे धीरे जो है उनकी वाइब्रेशन जो है वो बढ़ती गई, तेजी से वो वाइब्रेट होने लगे। जब वो तेजी से वाइब्रेट होने लगे तो उनके बीच का जो, अब जैसे कोई चीज है उसमें तेजी से वाइब्रेशन होने लगेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में कम होता गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो स्टेट तो चेंज होगी ही होगी। बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है, तो जब हीट सप्लाई की तो हीट सप्लाई करने से उन पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन करनी स्टार्ट की। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी गेन करनी स्टार्ट की, और काइनेटिक एनर्जी गेन करनी स्टार्ट की तो वो पार्टिकल्स जो है वो बहुत तेजी से मूव करने लगे। जब पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगा तो पार्टिकल्स ने अपनी स्टेट चेंज कर ली। बात समझे? ठीक है, तो जब पार्टिकल्स ने अपनी स्टेट चेंज की तो यहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हुआ कि पार्टिकल ने अपनी स्टेट चेंज कर ली। सिंपल। ठीक है, तो सेम चीज किसके साथ होती है? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसने क्या किया? अपनी स्टेट चेंज की। सेम चीज लिक्विड से गैसियस स्टेट में जब कन्वर्ट होगा तो सेम चीज होगी, एक ही चीज होगी, यही बात होगी। तो यहां पर जब सॉलिड ने लिक्विड में, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जब लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बेटा देखो, अगर हम बात करेंगे कि भाई टेम्परेचर जो है एक आइस है, ठीक है, जैसे मान लो, जैसे मान लो एक आइस है। ठीक, ये एक आइस का पीस है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आइस का पीस जो है कितने -5 डिग्री सेल्सियस पे भी सेम रहेगा। ठीक है, -4 डिग्री सेल्सियस पे भी सेम रहेगा, -3 डिग्री सेल्सियस पे भी वो सेम रहेगा। ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस पे भी वो सेम रहेगा, -1 डिग्री सेल्सियस पे भी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। कौन? ये आइस का क्यूब जो है। ठीक है, ये जो आइस क्यूब है ये इतने डिग्री सेल्सियस पे अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो ये बेटा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके। 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही ये अपना स्टेट चेंज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ आई कि इतने सारे डिग्री सेल्सियस थे माइनस में, इसने अपना स्टेट चेंज नहीं किया, टेम्परेचर कम हो रहा है बट स्टिल ये आइस ही था। लेकिन जैसे ही वो 0 डिग्री पे पहुंचा, इस आइस क्यूब ने अपना स्टेट चेंज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो टेम्परेचर है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ। उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे कि एक पैन है, उसमें पानी है। ठीक है, उसमें पानी है, तो ये जो पानी है 95 डिग्री सेल्सियस पे सेम है, उबल रहा है। ठीक है, उबल रहा है। 96 डिग्री सेल्सियस पे भी सेम है, 97 डिग्री सेल्सियस पे भी सेम है, 98 डिग्री सेल्सियस पे भी सेम है, और 99 डिग्री सेल्सियस पे भी सेम है। लेकिन जैसे ही ये 100 डिग्रीज पे पहुंचा तो इस पानी ने अपना स्टेट चेंज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो लिक्विड था बेटा,
ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया? गैसेस में। किस में? गैसेस में। ठीक है, तो ये एक सर्टेन टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड अपना स्टेट चेंज करेगा, गैसेस में कन्वर्ट होगा, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। बात समझ आई? और 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्या बात समझ आई कि हमने किसकी बात की? मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की, है ना? मेल्टिंग पॉइंट की एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट की किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आके जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सिंपल सी बात थी बहुत। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो ये अच्छा एक चीज और, जो 0 डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 273 केल्विन्स। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273 केल्विन्स के। और 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है बेटा? 373 केल्विन्स के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 273 केल्विन्स के। और 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 373 केल्विन्स के। ठीक है, तो अगर केल्विन में पूछेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन्स में कितना है? 373 केल्विन। ठीक है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ही बोला था ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन्स में 373 केल्विन है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया? ऑलराइट, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी टफ नहीं था इसके अंदर, है ना? आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी हमने बात की, किसकी बात की? हमने बात की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अब लेटेंट हीट क्या होता है एंड इट्स रोल, और उसका रोल क्या है? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। लेटेंट का मतलब होता है बेटा छुपा हुआ, छुपी हुई हीट। छुपी हुई हीट क्या? अब जैसे मान लो कि एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर रहा है। मान लो एक बर्फ का टुकड़ा है, एक बर्फ का टुकड़ा है। अब मैंने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा है, इस आइस को मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा है, तो धीरे धीरे ये आइस जो है ये मेल्ट होती रहेगी, है ना? ये मेल्ट होती रहेगी। किस में कन्वर्ट होती रहेगी? ये लिक्विड में। आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होती रहेगी, लेकिन ये आइस क्या करेगी? अपने सराउंडिंग से जो हीट है बेटा, सराउंडिंग की जो भी हीट है, उस हीट को ये ऑब्जर्व करेगी। उस हीट को ये क्या करेगी? आइस ऑब्जर्व करेगी, और उस हीट को ऑब्जर्व करते करते ये मेल्ट होगी बिना अपना टेम्परेचर चेंज किए। यानी कि ये जो आइस है ये अपना स्टेट चेंज करेगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लेकिन अपना टेम्परेचर चेंज किए बिना जो आसपास जो भी गर्मी है, जो हीट है, उस हीट को ये ऑब्जर्व करेगी। बात समझ रहे हो? बर्फ है भाई, आपने कमरे में, आपके पास मान लो गिलास में बर्फ है, अब वो धीरे धीरे पिघल रही है, लेकिन ठंडी तो है, अपने साइज के अकॉर्डिंग ठंडी तो रहेगी ना। इतनी बड़ी थी तो ज्यादा ठंडी लग रही थी आपको, छोटी छोटी होती गई तो कम ठंडी लग रही। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा हो गया, लेकिन ठंडी तो है ना बर्फ। उस बर्फ ने तो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं किया। हाँ, उसने अपना स्टेट चेंज करने के लिए जो आसपास सराउंडिंग में जो हीट है, उस हीट को उसने ऑब्जर्व किया, और उस हीट को जब उसने ऑब्जर्व किया तो क्या हुआ? वो अपना स्टेट चेंज करती गई, धीरे धीरे बाहर से, आउटसाइड से एनर्जी गेन करती गई, और धीरे धीरे जो उसकी लेयर थी बाहर की,
जो बाउंड्री थी वो धीरे धीरे पिघलती गई, अंदर का टेम्परेचर सेम है उसका, ठीक है। तो वो सराउंडिंग की हीट को ऑब्जर्व करेगी अपना स्टेट चेंज करने के लिए। वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ आई? वो क्या है? लेटेंट हीट। तो यहां पर जब कोई सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है, कैसे कि भाई जो भी हीट एनर्जी है आसपास, या तो वो उसको ऑब्जर्व करेगा या वो उसको रिलीज करेगा, है ना। तो यहां पर इस आइस ने हीट को ऑब्जर्व किया था, है ना, ऑब्जर्व किया था और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुई थी। तो अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करूं तो अगर 1 kg सॉलिड अपना स्टेट चेंज करने के लिए सराउंडिंग की हीट को ऑब्जर्व करेगा, जितने अमाउंट में, जितने भी अमाउंट में अपना स्टेट चेंज करने के लिए सराउंडिंग की हीट को ऑब्जर्व करेगा, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? इसमें गैस, सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। बात समझ आई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा बेटा? लिक्विड में। बात समझ आई? सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? ये लिखा है सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर क्या हो रहा है कि लिक्विड अपना स्टेट चेंज कर रहा है बेटा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 kg लिक्विड को कितने अमाउंट में हीट प्रोवाइड की जाए कि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो अगर हम स्टीम की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम है उसमें ज्यादा सिवियर बर्निंग होगी एज कंपेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, ठीक है। गर्म पानी से ज्यादा जो स्टीम होगी वो ज्यादा बर्निंग इफेक्ट देगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, स्टीम के अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कहीं ना कहीं एडेड है, ठीक है, जिसकी वजह से बर्निंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा। ऑलराइट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसको आपको समझने की जरूरत है और वहां पर कोई सी लैंग्वेज में आप बता सकते हो कि भाई अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है तो बर्निंग सेंसेशन किस में ज्यादा होगी? तो आप स्टीम के बारे में लिखोगे और आप क्या लिखोगे? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन जो है वो एडेड है, जिसकी वजह से स्टीम जो है उससे सीवियर बर्निंग होगी एज कंपेयर टू वाटर। अब देखो, इसको हम लेटेंट हीट को एक बार इस ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर हीट जो है वो सप्लाई की जा रही है, धीरे धीरे हीट बढ़ रही है। अब क्या हुआ कि भाई टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे हमने आइस की बात की थी, ठीक है, कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके जो आइस है वो अपना स्टेट चेंज करेगी, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड से, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर बढ़ता रहा लेकिन जो सॉलिड है उसका स्टेट सेम रहा, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके सॉलिड जो है, देखो, एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके सॉलिड ने अपना स्टेट चेंज किया, ठीक है। अब सॉलिड जो है यहां पर अपना स्टेट तो चेंज कर रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि सॉलिड अपना स्टेट चेंज करेगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन अपना टेम्परेचर चेंज किए बिना कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब क्या हुआ? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो एक फिर टेम्परेचर बढ़ता गया, लिक्विड अभी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके लिक्विड भी अपना स्टेट चेंज कर देगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा पानी का, वो सिर्फ अपना स्टेट चेंज करेगा, वो स्टीम में या इवापोरेशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वेपोराइजेशन में, नॉट इवापोरेशन, स्टीम या वेपोराइजेशन में, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके जो लिक्विड है, अब उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, 100 है तो 100 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अब वो इस कांस्टेंट टेम्परेचर में अपना स्टेट चेंज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जैसे हमने पानी की बात की थी कि टेम्परेचर 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कितने अमाउंट में हीट एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, वो क्या है? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या है? वो है उसका वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पर लिक्विड जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, लेकिन वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऑलराइट, आई होप अब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आ चुका होगा कॉन्सेप्ट, है ना? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब हम।
तो बेटा हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही थी, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही थी, लेटेंट हीट के बारे में बात की हम लोगों ने, है ना। तो स्टेट चेंज हो रहा है सब्सटेंसेस का टेम्परेचर की वजह से। अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो, वो क्या है? सब्लिमेशन है। जैसे घर में देखा होगा आपने, है ना, कपूर की गोली होती है, कैम्फर होता है ना, उसको देखा होगा। अगर वो कैम्फर है, कैम्फर को अगर हम बाहर छोड़ देंगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड को बाईपास करके, यानी कि लिक्विड की स्टेट को छोड़ के सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और अगर कोई सब्सटेंस गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। बात समझ आई? उसको हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन के एग्जांपल है हमारे पास कैम्फर है, ड्राई आइस है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, ये हमारे सब्लिमेशन के एग्जांपल है। डिपोजिशन जो फ्रॉस्ट की फॉर्मेशन होती है कोल्ड सरफेस के ऊपर, है ना, ठंडा सरफेस होगा उसके ऊपर फ्रॉस्ट की फॉर्मेशन होगी, वो डिपोजिशन है। ठीक है, अब कैम्फर है, ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। होता क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बहुत ठंडा करते हैं, ठीक है, या तो हम इसको जो गैस फैक्ट्री होती है वहां पर, है ना, वहां पर जो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको बहुत ठंडा किया जाता है, और बहुत ठंडा करने के बाद उस गैस को फिल कर दिया जाता है कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है हाई प्रेशर की वजह से। अब लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर उसको तेज हवा में छोड़ते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड को, तो तेज हवा में छोड़ने से भाई प्रेशर अब वहां पर कम हो गया, है ना, अंदर प्रेशर ज्यादा था, बाहर प्रेशर कम है। तो जब उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड आइस की फॉर्म में हमें दिखती है, ठीक है, मिलती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ आई? ठीक है, तो यहां पर जो गैस थी वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हुई थी? सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है? ड्राई आइस का प्रोसेस, कि भाई जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो ड्राई आइस है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगी, ठीक है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो बेटा जो ड्राई आइस है ना, इससे रिलेटेड अभी हम लोग पढ़ेंगे, घबराओ मत। अभी फिलहाल आपको बस समझना है सब्लिमेशन का प्रोसेस और डिपोजिशन की। सब्लिमेशन के अंदर क्या हुआ? सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, और डिपोजिशन का मतलब कि जो गैसियस स्टेट थी वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हुई? सॉलिड में। बात समझ आई? इतना आपको समझना है, घबराना नहीं है। तो अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, उसको हम देख लेते हैं कि हमने एक बंसन बर्नर जलाया, एक चाइना डिश ली, कांच की प्लेट ली कोई भी, और उसमें हमने कूट के क्या कैम्फर भर दिया उसके अंदर, ठीक है, और एक फनल लिया, उस फनल को इन्वर्ट करके उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया, और ऊपर से कॉटन लेके उसको हमने बंद कर दिया, कॉटन प्लग लेके उसको बंद कर दिया। अब हमें क्या दिखेगा? बंसन बर्नर को ऑन कर रखा है, तो हमें यहाँ दिखेगा कि ये जो कैम्फर है ये क्या होगा बेटा? ये सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई लिक्विड की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ हमने देखा कि कैम्फर के अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ? जल्दी बताओ। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हुआ ना? ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, कि भाई प्रेशर अगर चेंज हो रहा है तो किसी भी मेटल की स्टेट पे उसका क्या असर पड़ रहा है। तो बेटा जैसे टेम्परेचर की हमने बात की थी कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना, और लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर उसका उल्टा होता है, यहां पर उसका उल्टा होता है। यहां पर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। बात समझे? तो अगर हमने गैसेज होती है हाईली कंप्रेस्ड होती है ना, कंप्रेसिबल होती है, हमको पता है। तो यहां पर सीएनजी गैस को हमने क्या किया? अगर हमने उसको सिलेंडर के अंदर फिल किया तो क्या होगा? अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से जो गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। बात समझ आई? प्रेशर के बढ़ने से जो गैस थी उसने अपना स्टेट चेंज किया और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर जब हम उस प्रेशर को कम करेंगे तो वो जो लिक्विड है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। बस इतना याद रखना है कि टेम्परेचर का उल्टा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ा देंगे तो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर प्रेशर कम कर देंगे तो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, ऑलराइट।
तो जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, अभी आप पीछे आपको समझाया भी था, सीएनजी के बारे में भी समझाया, तो आई होप ये चीज अब आपको समझ आई होगी कि ऐसा हो क्यों रहा है कि प्रेशर बढ़ने से जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं, फिर एक दूसरे से टकराते हैं, जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि प्रेशर बढ़ने से जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और प्रेशर कम होने से जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये कंप्रेशन ऑफ गैसेस के बारे में हमने बात की थी। अभी आपको बोला था कि हाँ अब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो अब हम जरा थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, उसको फैक्ट्रीज के अंदर, गैस फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है, या आइस फैक्ट्री, ड्राई आइस फैक्ट्रीज के अंदर क्या करते हैं, उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, एब्सोल्यूट जीरो पे ठंडा किया जाता है। ठंडा करने से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको सिलेंडर में भर देते हैं। ठीक है, अब वो ठंडा करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, अब क्या किया जाएगा, उसको बहुत तेज हवा में बाहर रिलीज किया जाएगा। तो वो जो लिक्विड होता है वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाहर आके वो आइस जैसे सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये जो ड्राई आइस होती है ना, इसको कहाँ यूज किया जाता है, इसको मेडिकल लाइन में यूज करते हैं, आइसक्रीम पार्लर्स के अंदर यूज किया जाता है। मेडिकल लाइन में कैसे, जैसे किसी ने ऑर्गन कोई डोनेट किया, अब वो जो ऑर्गन किसी ने डोनेट किया तो उसको हम भाई किसी ऐसे सब्सटेंस में, आइस में तो ऐसे रख नहीं सकते, ठंडक तो उसको देनी है, लेकिन हम नॉर्मल आइस में रखेंगे तो वो पिघलने के बाद पानी बन जाएगा, पानी बनने की वजह से जो ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस ऑर्गन को कहाँ रखा जाता है बेटा, किस में रखा जाता है, जो ड्राई आइस होती है उसमें रखा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट अगर वो मान लो उसने अपना स्टेट चेंज किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होके गैस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है मेडिकल लाइन में जो ड्राई आइस है उसको यूज किया जाता है। फिर आइसक्रीम पार्लर्स के अंदर कि भाई अगर मान लो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए तो आइसक्रीम तो पूरी मेल्ट हो जाएगी, तो डायरेक्ट वो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि किसी तरह का नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारी जगह आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज के अंदर या बॉलीवुड मूवीज के अंदर वो धुएं वाला जो इफेक्ट देते हैं, ठीक है, वो भी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो ड्राई आइस है उससे ही दिया जाता है। ठीक है, तो ड्राई आइस के अंदर क्या होता है, ड्राई आइस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको ड्राई आइस फैक्ट्रीज के अंदर या गैस फैक्ट्रीज के अंदर बहुत एब्सोल्यूट जीरो पे उसको ठंडा किया जाता है, एक्सट्रीम ठंडा किया जाता है और फिर उसको सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है, जिससे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब उस गैस को, वो जो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, उसको बहुत तेज हवा में बाहर जब रिलीज करते हैं तो एक सॉलिड आइस जैसा सब्सटेंस मिलता है जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। ऑलराइट, आई होप अब आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये थी ड्राई आइस। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि भाई जब प्रेशर बढ़ाया पार्टिकल्स के बीच में तो वो जो पार्टिकल्स थे वो गैस से किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में, है ना, और जब प्रेशर कम किया तो जो लिक्विड के पार्टिकल थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या डिटरमाइन करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर। ऑलराइट, बात समझ आई। तो अब थोड़े से टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। ठीक है, तो इसको समझ लेना, इसमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो यहाँ पर हमें भाई टेम्परेचर दे देंगे कि सेल्सियस में कन्वर्ट करो या केल्विन में कन्वर्ट करो, तो इसका फॉर्मूला होता है सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर तो हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन के टेम्परेचर को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर केल्विन में करना है तो सेल्सियस के टेम्परेचर में 273 ऐड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो अगर केल्विन में 300 केल्विन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 300 माइनस 273। क्या लिख देंगे, 300 माइनस 273, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला, 27 डिग्री। ठीक है, तो केल्विन की जगह केल्विन की वैल्यू डाल दी और उसमें से 273 माइनस कर दिया। और अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस प्लस 273, ये हमारा फॉर्मूला होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, बस सिंपल। ठीक है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो स्टीम में होगा या वेपर की फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्रीज होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी और गैस दोनों फॉर्म में हमें मिलेगा, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट दोनों फॉर्म में हमें मिलेगा, क्योंकि खौल रहा होगा उस टाइम पे, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, वो अपना स्टेट चेंज कर रहा होगा, तो हमें लिक्विड और गैसियस
दोनों स्टेट में मिलेगा। ऑलराइट, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात हो गई है ना, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में बात हो गई कि भाई कोई सब्सटेंस जब अपना स्टेट चेंज कर रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात होगी। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, या लेटेंट हीट की बात कर देना आप सीधा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या इवेपोरेशन की बात मत करना। अगर सॉलिड बोल रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां बोल देना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर बोल रहे हैं कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात कर देना। लेकिन सिर्फ सब्सटेंस की बात की है कि भाई वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, बस इतना बोला है, ये नहीं बोला सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। तो सिर्फ आप लेटेंट हीट की बात करोगे कि लेटेंट हीट की वजह से अब्सॉर्ब लेटेंट हीट जो है उसकी वजह से जो हीट एनर्जी है वो सप्लाई हो रही है, जो कि जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, और ब्रेक डाउन करने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है और सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर रहा है। बात समझ आई? ठीक है, ऑलराइट। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करना है तो इसके दो तरीके हैं, या तो प्रेशर बढ़ा दो, है ना, या तो प्रेशर बढ़ा दो या टेम्परेचर डिक्रीज कर दो। तो बताया था कि भाई अगर मुझे किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करना है, ठीक है, तो या तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड गैसेस में, या मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दूंगी। ठीक है, तो प्रेशर कम करने से क्या होगा, जो सब्सटेंस है अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो, तो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और प्रेशर कम करने से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना इस चीज को बेटा, ठीक है, लिख लेना, इस पॉइंट को लिख लेना याद से। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है, अभी पीछे हमने बहुत डिस्कस किया। अब इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इवापोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट इवापोरेशन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो इवापोरेशन क्या होता है कि जब हम लिक्विड को, जब लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, तो उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। यानी कि भाई सरफेस के ऊपर जो वाटर है, ठीक है, उसके जो भी पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करते जाएंगे, ठीक है, सरफेस के ऊपर जो भी पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करते जाएंगे वो ऊपर जाते जाएंगे, हवा में जाते जाएंगे। ठीक है, एनर्जी गेन करते जाएंगे, वो जो पार्टिकल एनर्जी गेन करेंगे वो ऊपर हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। बात समझ आई? बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, बिना उबले। तो जैसे पडल ऑफ वाटर की, एक तालाब है पानी का, बहुत तेज धूप है, तो क्या होगा, वो हम देखेंगे जाकर 1-2 दिन में हमें गायब दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस के ऊपर जो भी वाटर के पार्टिकल से जो पार्टिकल एनर्जी गेन करते गए वो ऊपर जाते गए। ठीक है, वो उड़ते गए। ठीक है, तो ऐसे एक एक करके सब पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन कर ली और वो ऊपर उड़ते गए, तो इवापोरेशन का प्रोसेस होता गया। अब कपड़े हैं कि हम धूप होती है या हवा होती है तो हम उसको क्या करते हैं, कपड़ों को फैला के डाल देते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं। तो जो सरफेस के ऊपर वाटर के पार्टिकल्स है वो एनर्जी गेन करेंगे और वो ऊपर जाते जाएंगे, उड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कपड़े सूख जाते हैं। ग्लास के अंदर पानी है, सेम प्रोसेस है पडल ऑफ वाटर का, पडल वाला। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पूरा टाइम मूव कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एनर्जी गेन करेंगे और जिनके अंदर एनफ एनर्जी आती जाएगी वो ऊपर जाते जाएंगे, हवा में जाते जाएंगे। ठीक है, वाटर में, एयर में जाते जाएंगे। तो अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, ये हमें जानना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो 4 बहुत हैं, आप 4 पॉइंट लिख लोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे आराम से। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट है लार्ज सरफेस एरिया, कि अगर हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो भी इवापोरेशन रेट फास्टर हो जाता है। जैसे पानी गिर जाए अगर मान लो, तो आप उस पर पोछा लगा देते हो तो क्या होगा, इवापोरेशन रेट फास्टर हो जाता है। कपड़े हैं, अगर आपने डायरेक्ट उसको ऐसे डाल दिया तो उसको सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर फैला के डाला, सरफेस एरिया उसका बढ़ा दिया, तो इवापोरेशन रेट फास्टर हो जाएगा और वो जल्दी सूखेगा, है ना। हाई टेम्परेचर ज्यादा है, धूप तेज निकल रही है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, है ना। तो टेम्परेचर के बढ़ने से भी इवापोरेशन रेट फास्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो पार्टिकल्स को एनफ एनर्जी देती रहती है, पार्टिकल्स के पास जल्दी से एनर्जी आती जाती है और वो जो है वो ऊपर आते जाते हैं हवा में।
लेस ह्यूमिडिटी, कि अगर एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से भाई जो ऑलरेडी सरफेस पे वाटर है फिर वो एनर्जी कैसे गेन करेगा, जब वो एनर्जी ही गेन नहीं करेगा तो वो ऊपर कैसे आएगा। तो अगर एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम है यानी कि वाटर के पार्टिकल्स कम है तो सरफेस पे जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे बेटा वो एनर्जी गेन करते जाएंगे, और एनर्जी जो जो पार्टिकल एनर्जी गेन करता जाएगा वो ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक कंडीशन और क्या है, लेस ह्यूमिडिटी। इसीलिए बरसातों में कपड़े लेट सूखते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो एयर है उसमें वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए जो सरफेस पे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन नहीं करते और वो इवापोरेट होने में टाइम लगाते हैं, बहुत धीरे धीरे एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मोर विंड, हवा तेज होती है। हवा तेज होने से क्या होता है, उससे भी पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और वो इवापोरेट होते हैं। तो ये तो बड़े बेसिक से थे जो आपको आई होप आपको पता चल गए होंगे, आप समझ आ गए होंगे और आप लिख भी सकते हो। अब क्या इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है कि जब लिक्विड इवापोरेट होता है बेटा तो वो क्या करता है कि उसकी सराउंडिंग की, उसके आसपास की जो हीट होती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। एनर्जी गेन कर रहा है ना, तो हीट भी तो एनर्जी है, तो उस लिक्विड ने क्या किया, उस एनर्जी को गेन किया। अब वो एनर्जी उसने ले ली तो वो ऊपर चला गया और वहां से वो एनर्जी खाली हो जाएगी, हीट एनर्जी, तो वहां पर कूलिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, तो जैसे ये बच्चा है, आप जैसे गर्मियों में जाते हो तो कॉटन की क्लोथ्स प्रेफर करते हो, क्यों? क्योंकि कॉटन की क्लोथ्स क्या करेंगे, आपको जो पसीना आ रहा है उसको वो ऑब्जर्व कर लेंगे, है ना। अब वो कपड़ों पे जो है आपका पसीना आ गया, अब क्या होगा, सराउंडिंग में जो हीट होगी ना वो उस हीट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, उस हीट को वो पानी जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा, जो पसीना होगा वो ऑब्जर्व कर लेगा। तो क्या होगा भाई, वो उड़ जाएगा, है ना। वो जो वाटर है, पसीने की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो तो हवा में उड़ जाएंगी, एनर्जी गेन कर लेगी तो वो तो ऊपर चली जाएंगी, और आसपास की हीट उसने ऑब्जर्व कर ली, आपके अंदर की हीट उसने ऑब्जर्व कर ली, तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। बात समझ आई? तो किस तरह से, जैसे मान लो, वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है बट स्टिल बता देते हैं। जैसे मान लो सरफेस के ऊपर ये सरफेस है, ठीक है, इसमें वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, ये सराउंडिंग में जो भी हीट होगी ना बेटा उसको ये ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, सराउंडिंग में जो भी हीट होगी उसको ऑब्जर्व कर लेंगे और जो भी एनर्जी गेन करता जाएगा वो ऊपर जाता जाएगा हवा में। अब ये हीट इसने ऑब्जर्व कर ली तो ये जो हीट है ये कहां चली गई, इसके पास चली गई, तो यहां से हट गई, यहां से हट गई, तो कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है। ऐसे बात समझ आई? इस तरह से कूलिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट हो जाता है। इसने भी ये वाली हीट ऑब्जर्व कर ली तो ये हीट यहां से हट गई, अब जब हीट हट गई तो वहां से कूलिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इवापोरेशन जो है इस तरह से कूलिंग इफेक्ट जनरेट करती है। अब नेल पॉलिश जो थिनर होता है, एसीटोन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि आपने अपने पाम पे एसीटोन डाला तो किस तरह से वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेगा। अब बेटा जैसे ही अपने हाथ पे, अपने पाम पे हम एसीटोन डालते हैं ना, ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, ठीक है, तो क्या होता है, वो सराउंडिंग की हीट को, जो आसपास की हीट होगी ना उसको ऑब्जर्व कर लेगा। जब उसको वो ऑब्जर्व कर लेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी उसने गेन कर ली तो वो ऊपर चला जाएगा, वो इवापोरेट हो जाएगा और आसपास जो है फिर कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है। ऑलराइट, गांव में देखा होगा, है ना, कई लोग छतों पे वाटर जो है वो स्प्रिंकल करते हैं, तो क्या होता है, पानी छिड़कने से क्या होता है, वो जो वाटर के पार्टिकल सरफेस पे आ गए, उसने हीट ऑब्जर्व की तो वो ऊपर हवा में चले गए और कूलिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना। Why do we wear cotton clothes in summer? तो गर्मियों में हम कॉटन की क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, नॉट गर्म कपड़े, क्योंकि कॉटन जो होता है वो हमारा जो स्वेट होता है उसको ऑब्जर्व करता है। जब उसको ऑब्जर्व करता है तो इससे हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील होता है, इट कीप्स अस कूल। ठीक है, Why do we see water droplets on a cold glass? अब जो ठंडा पानी है उसमें हमें वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों नजर आती है, देखा होगा कि पानी ठंडा ग्लास में डाला तो उस पर वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है। बेटा देखो, जब आप ग्लास में ठंडा पानी डालते हो तो क्या होता है, द एयर अराउंड इट कूल्स डाउन, तो उसके आसपास की जो एयर है वो ठंडी होने लगती है ना। तो द वाटर वेपर इन द एयर टर्न इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो
तो वो जो एयर ठंडी हुई है तो उस जो वाटर वेपर है, ठीक है, वो जो है वो जो आसपास की जो एयर है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी और वो ड्रॉपलेट्स हमें ग्लास में नजर आते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर इन द एयर, एयर में जो भी वाटर वेपर होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टर्न इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटी छोटी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमको ग्लास के आसपास जो है वो पानी की बूंदें नजर आती है, ठीक है। और यही सेम है तुम्हारा ड्यू ड्रॉप्स का, सुबह सुबह ओस की बूंदें देखी होंगी, उसका भी सेम रीजन यही होता है, ठीक है। तो अब हम प्लाज्मा की बात करते हैं। बेटा प्लाज्मा जब हम जो गैसेस होती हैं, ठीक है, उसको सुपरहीट करते हैं, ठीक है, जब गैसेस को सुपरहीट किया जाता है तो उन गैसेस के अंदर जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो गैसेस आयोनाइज्ड गैस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो गैस किस में कन्वर्ट हो गई, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गई। तो ऑलमोस्ट इस यूनिवर्स के अंदर 99% चीजें जो हैं उसके अंदर हमें प्लाज्मा देखने को मिलता है, जैसे स्टार हो गया, सन हो गए, है ना। मार्केट में आप जाते हो आपको एलईडी लाइट्स वगैरह दिखती हैं, इवन ट्यूबलाइट के अंदर भी प्लाज्मा होता है। लेकिन एक चीज सुनो, जो यूवी लाइट्स होती हैं, प्लाज्मा में से यूवी लाइट निकलती हैं और यूवी लाइट जो होती है वो विजिबल नहीं होती। तो ट्यूबलाइट की लाइट हमें कैसे विजिबल होती है, देखो ट्यूबलाइट के अंदर एक बहुत लाइट गैस पाई जाती है, हीलियम गैस पाई जाती है। तो जब ट्यूबलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो वो जो हीलियम गैस है, वो जो लाइट गैस है, वो बहुत मतलब सुपर हीट हो जाती है, सुपर हीट नहीं, सुपर हीट हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। और उस गैस के जो एटम्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो आयनाइज्ड गैस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि प्लाज्मा बन जाती है। अब ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से यूवी रेडिएशन निकलते हैं, यूवी लाइट निकलती है जो कि विजिबल नहीं होती। तो ट्यूबलाइट की लाइट कैसे विजिबल होती है, उस ट्यूबलाइट के अंदर एक स्पेशल कोटिंग होती है, किसकी, फॉस्फर की, जो कि उस यूवी रेडिएशन जब उस फॉस्फर में से निकल के बाहर आते हैं तो वो लाइट जो है वो विजिबल होती है। ऑलराइट, बात समझ आई। तो सन के अंदर, स्टार्स के अंदर जो लाइट विजिबल है वो प्लाज्मा की लाइट विजिबल नहीं है, वो अदर लाइट्स हैं, दूसरी लाइट्स हैं जो विजिबल है, ठीक है। तो प्लाज्मा अभी फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना कि गैसेस जब सुपर हीट हो गई तो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए और वो आयनाइज्ड गैस में कन्वर्ट हो गई और वो जो आयनाइज्ड गैस है वो ही प्लाज्मा है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की, बीईसी की, लेकिन सॉलिड के साथ हम कंपैरिजन करके चलते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो जैसे मान लो एक क्लास के अंदर, ठीक है, बच्चे बैठे हैं एक साथ ग्रुप में, ठीक है, ये सब के सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक सॉलिड है। लेकिन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर सब मिलके एक ही काम करेंगे, ठीक है, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक वन एंटिटी की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जैसे प्लाज्मा के अंदर हमने गैस को सुपर हीट किया था, यहां पर गैस को सुपर कूल किया जाता है एब्सोल्यूट जीरो तक, और सुपर कूल करने के बाद वो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये सिर्फ एक साथ एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, बल्कि एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल एंटिटी की तरह ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। और सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें वाइब्रेशन नहीं हो रही है, इसमें मूवमेंट किसी तरह की नहीं हो रही, लेकिन यहां पर ये अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं सॉलिड के अंदर, है ना। और हर एक पार्ट जो है, हर एक पार्टिकल जो होता है सॉलिड के अंदर वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर ये कंबाइन हो गए और एक एंटिटी की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, एक सुपर पार्टिकल बन जाते हैं ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। और सॉलिड की फिक्स शेप और वॉल्यूम होती है और ये एक एंटिटी है पूरी की पूरी, बात समझ आई। तो ये था आपका चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, तो बेटा कमेंट्स में मेंशन करना, पूरी कोशिश की जाएगी आपको उसका रिप्लाई देने की। और कमेंट में बता दो अगला चैप्टर कौन सा चाहते हो। वैसे हमारा प्लान है कि हम मोशन चैप्टर नेक्स्ट लेके आएंगे विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो keep practicing, keep learning, and if you like our videos, then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye बच्चा पार्टी।